हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है गौतम लखानी एंड दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है सो यू कैन यूज आवर रेफरल कोड दैट इज रैंक 10। बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप हमको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस गिवन नंबर के ऊपर। सो आइए कोर्स कंटिन्यू करते हैं। ये जो कोर्स है ये तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11 हिस्ट्री की समरी है और आज के सेशन में मैं लेसन नंबर 11 दैट इज साउथ इंडियन किंगडम्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पल्लवास के बारे में। आज हम इस सेशन में पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो उनके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 10 कवर कर लिया है। जो हमारा लास्ट सेशन था उसके अंदर मैंने कवर किया था हर्षवर्धना के बारे में। ओके, अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के प्रीवियस सेशंस भी मेरे देख सकते हैं, जिससे आपको एक हेल्प आउट हो जाएगी हिस्ट्री समझने में। अगर आज के सेशन की बात करें हम तो आज हम जानेंगे पल्लवास के ओरिजिन के बारे में। उसके बाद महेंद्र वर्मन वन, नरसिंह वर्मन वन और राज सिंह के अचीवमेंट्स के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पल्लव रूलर्स हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पल्लवास के, उनके एजुकेशन और लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के बारे में और उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। इस सेशन के अंदर हम ये सब टॉपिक्स जो हैं आज कवर करने वाले हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द टुडेज सेशन, अगर हम बात करें पल्लवास की, साउथ इंडिया की, बेसिकली साउथ इंडियन हिस्ट्री की, तो याद होगा आपको जब हमने अभी पीछे दो सेशन पहले कवर किया था संगम एज के बारे में। ठीक है, संगम एज के बारे में हमने कवर किया था, जिससे हमें पता लगा था कि क्या हिस्ट्री थी एंशियंट इंडिया की साउथ इंडिया में। ठीक है, व्हाट वाज द एंशियंट साउथ इंडियन हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ संगम पीरियड, जिसमें हमने पढ़ा था चोल, चेर और पंड्यास के बारे में। अब क्या हुआ कि जब चोल, चेर, पंड्या यानी कि संगम एम्पायर्स जो थी उनका फॉल हुआ, तो उनके बाद जो ओवरटुक किया उन सबको वो थे कालबराज। इन्होंने उनको ओवरटुक किया और इन्होंने रूल करा करीबन 250 ईयर्स, लगभग 250 साल इन्होंने रूल किया संगम पीरियड के बाद। उसके बाद माना जाता है कि पल्लवास ने अपनी किंगडम जो है इस्टेब्लिश करी विद तोंडई मंडल एज देयर इन तोंडई मंडल विद कांचीपुरम एज देयर कैपिटल। ठीक है, पल्लवास ने तोंडई मंडल में अपनी किंगडम इस्टेब्लिश करी और कांचीपुरम को अपना कैपिटल बनाया, और उन लोगों ने 10th सेंचुरी एडी तक जो है रूल करा, यानी कि तकरीबन 750 साल इन्होंने रूल करा। जब इनको इंपीरियल चोलाज ने आकर के एनेक्स कर लिया, इनको हरा दिया, तब तक जो है पल्लवास का रूल रहा साउथ इंडिया के अंडर। ठीक है, अगर बात करें हम पल्लवास के ओरिजिन के बारे में कि कौन थे पल्लवास, क्या इनका ओरिजिन था, सो देयर आर डिफरेंट व्यूज अमंग द स्कॉलर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ पल्लवास, यानी हर हिस्टोरियन का तकरीबन अलग अलग मत है इस बारे में। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट व्यूज, यानी कि जो काफी सारों में से 3 जो है मुख्य हैं, जिनको सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। जो सबसे पहला है वो ये है कि इनको इक्वेट किया गया है पार्थियंस के साथ, कि जो पल्लवास हैं वो पार्थियंस के आगे, पार्थियंस हैं वो बेसिकली जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया में रूल किया था। ठीक है, यानी कि पार्थियंस को इनका एंसेस्टर बताया गया है कि ये उन्हीं के आगे सक्सेसर्स हैं पल्लवास। वहीं अगर बात करें दूसरे व्यू के बारे में तो बोला जाता है कि जो डेक्कन में वकाटकास थे, जो ब्राह्मण रॉयल डायनेस्टी थी, ये उनकी एक ब्रांच है। वहीं जो तीसरा माना जाता है व्यू इनके बारे में, थर्ड व्यू, वो बोलता है, उसमें माना जाता है कि जो चोला प्रिंस थे जिन्होंने नागा प्रिंसेस के साथ विवाह किया था, ये उन्हीं के आगे डिसेंडेंट्स हैं, मतलब उन्हीं के वंश से ये बिलोंग करते हैं। हालांकि ये सब जो व्यूज हैं इनके कुछ खास एविडेंसेस नहीं है, इसलिए इनको ज्यादातर नेग्लेक्ट ही किया गया है।
जो सबसे ज्यादा व्यू माना गया है या जो सबसे ज्यादा ठीक लगता है वो ये है कि ये जो है तोंडई मंडल के ही नेटिव्स थे। पल्लवास वर द नेटिव्स ऑफ तोंडई मंडल ओनली। विद द टाइम इन लोगों ने जैसे जैसे अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करी, और बोला जाता है कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे जो डेक्कन इंडिया में हमें मिले हैं, उसमें जिन पुलिंदास के बारे में जिक्र किया गया है ये उन्हीं से आइडेंटिकल हैं। यानी जो पल्लवाज हैं ये यही पुलिंदाज हैं जिनके बारे में अशोकन इंस्क्रिप्शंस में लिखा गया है। सो इनको नेटिव्स ही माना गया है तोंडई मंडल का। ठीक है। अगर बात करें हम इनके थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, तो जब सातवाहनाज ने तोंडई मंडल वाला एरिया जो है कॉन्कर किया तो पल्लवाज उनके फिड्यूटरीज बन गए, यानी कि उनके सबॉर्डिनेट बन गए। फिर जब टाइम के साथ सातवाहनास का फॉल हुआ इन द 3rd सेंचुरी एडी, तो ये लोगों ने पल्लवाज ने अपनी इंडिपेंडेंट हासिल कर ली, मतलब ये इंडिपेंडेंट बन गए, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर ली विद द फॉल ऑफ सातवाहनास इन द 3rd सेंचुरी एडी। अगर हम बात करें पल्लवास के इंस्क्रिप्शंस के बारे में, क्योंकि ये लोग सातवाहनास के सबऑर्डिनेट थे, उनके फ्यूडिटरीज थे, तो जो इनके इंस्क्रिप्शंस हैं वो मिलते हैं हमें प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। वहीं ये लोग जो थे ब्राह्मणिज्म के पैट्रन थे, यानी कि इन्होंने ब्राह्मणिज्म को पैट्रनाइज किया हुआ था। इन्होंने ये ब्राह्मणिज्म जो है फॉलोअर थे ब्राह्मणिज्म के, और जो इनके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज के अंदर मिलते हैं। सो ये तो हो गया पल्लवास के ओरिजिन के बारे में। ठीक है, कि वो तोंडई मंडल के ही नेटिव्स थे और इन्हीं को है पुलिंद कहा गया है अशोका के इंस्क्रिप्शंस में। और ये सातवाहनास के पहले फ्यूडिटरीज थे, उनके सबऑर्डिनेट थे। जब सातवाहनास का फॉल हुआ 3rd सेंचुरी में तो इन लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पल्लवास। अगर आप देखें तो जो पल्लव रूल है, पल्लवास जो है ये 250 एडी से लेकर 250 एडी से लेकर के 9th सेंचुरी तक इन लोगों ने रूल किया। अप्रॉक्स 700 ईयर्स, यानी तकरीबन 700 साल जो है इन लोगों ने रूल किया। अप्रॉक्स 700 ईयर्स। ओके। वहीं अगर हम देखें जो पल्लवास हैं ये 3 लाइंस में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले आए अर्ली पल्लवास, जिन्होंने 250 एडी से 350 एडी तक, यानी कि 1st सेंचुरी में इनको हमने रखा है 250 एडी टू 350 एडी। फिर इसके बाद आए सेकंड लाइन ऑफ पल्लवास, इनको रखा गया है 350 एडी से लेकर 550 एडी के बीच में, यानी कि तकरीबन 200 साल। उसके बाद आते हैं थर्ड लाइन ऑफ पल्लवास, जिन्होंने 575 एडी से लेकर के 9th सेंचुरी तक, यानी जब तक पल्लवास का रूल रहा तब तक इनको रखा गया है। सो हमने पल्लवास की पॉलिटिकल हिस्ट्री को है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया: अर्ली पल्लवास, सेकेंड लाइन ऑफ पल्लवास एंड द थर्ड लाइन ऑफ पल्लवास। अगर हम बात करें अर्ली पल्लवास के बारे में, तो अर्ली पल्लवास के जो हमें चार्टर्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं प्राकृत लैंग्वेज में, यानी कि इन लोगों, ये जो लोग थे अर्ली पल्लवास थे, ये प्राकृत लैंग्वेज को फॉलो करते थे। और जो इनके इंपॉर्टेंट किंग्स थे वो थे शिवा स्कंद वर्मन और विजय स्कंद वर्मन। तो ये दो जो है इंपॉर्टेंट माने गए हैं अर्ली पल्लवास में। अगर हम बात करें सेकेंड लाइन ऑफ पल्लवास के बारे में, तो इन लोगों ने क्या करते थे, ये अपने चार्टर्स इशू करते थे संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। अब आप देख रहे हैं पहले प्राकृत था, अब आ गया संस्कृत। तो ये अपने चार्टर्स इशू करते थे सेकेंड लाइन ऑफ पल्लवास इन संस्कृत लैंग्वेज। और इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे विष्णुगोप, जो कि समुद्रगुप्त मौर्य से हार गए थे, वो समुद्रगुप्ता से हार गए थे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जो मौर्य वर्ड बोला, मौर्य नहीं, जो समुद्रगुप्त से हार गए थे विष्णुगोप, वो इनके इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं। हालांकि और किसी रूलर्स के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है हमें, जिन्होंने पल्लव रूलर विष्णुगोप को हराया था साउथ इंडिया एक्सपेडिशन में अपने, तो उन्हीं के बारे में हमें सेकेंड लाइन ऑफ पल्लवास में पता है। अब बात करें अगर थर्ड लाइन ऑफ पल्लवास के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके जो चार्टर्स थे ये संस्कृत और तमिल लैंग्वेज के अंडर थे।
ये अपनी चार्टर्स इशू करते थे संस्कृत और तमिल के अंदर। और जो इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं थर्ड लाइन ऑफ पल्लवास के, वो है सिंह विष्णु, ठीक है, जिन्होंने कालबरास को डिस्ट्रॉय किया था और पल्लव रूल को एक अच्छे तरीके से तोंडई मंडल में इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद इन्होंने क्या करा था, चोलास को भी जो है हराया था और पल्लव टेरिटरी को कावेरी नदी तक ले गए थे आगे। सिंह विष्णु वॉज द इम्पॉर्टेंट वन अमंग देम, जिसने कालबरास को भी हराया और उनको खत्म कर दिया और तोंडई मंडल में अपना अच्छे से एम्पायर एस्टैब्लिश करी। और साथ साथ इन्होंने चोलास को हरा करके पल्लव टेरिटरी को कावेरी रिवर तक ले गए थे। ये कौन? सिंह विष्णु। अब बात करें अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स की इस टाइम पे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पल्लवास में, वो है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट एंड नरसिंह वर्मन सेकंड। सो अब हम इन तीन रूलर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी लेंगे। अब बात करें अगर महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में, जिन्होंने 600 एडी से 630 एडी तक रूल करा, तो इनके टाइम पर ही जो पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट है, यानी पुलकेशिन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, वो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम पर ही शुरू हुआ। माना जाता है कि जो पुलकेशिन सेकंड है, इन्होंने पल्लवास के अगेंस्ट मार्च किया और पल्लवास की जो नॉर्दर्न पार्ट था इनकी टेरिटरी का, उसको जो है इनकी किंगडम के नॉर्दर्न पार्ट को कैप्चर कर लिया। हालांकि पल्लव इंस्क्रिप्शंस में पता चलता है कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है वो इसमें जीत गए थे इस बैटल में, जो कि हुई थी पुल्लालर में, ठीक है। पुल्लालर में जो बैटल हुई थी उसमें महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया था, बट जो टेरिटरी कैप्चर कर ली थी पुलकेशिन सेकंड ने नॉर्दर्न पार्ट वाली इनके एम्पायर की, उसको ये रीगेन नहीं कर पाए थे, वो पुलकेशिन के अंडर ही रही। और जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे, ये जैनिज्म के जो है फॉलोअर थे शुरुआत में। उसके बाद इन्होंने जो है सैविज्म को अपना लिया था और थिरुनावकसुर अलाइज अपार जो थे सैव सेंथ, इन्होंने इनको शैविज्म में जो है कन्वर्ट करा लिया था। तो जो ये थिरुनावकसुर है, वर्करसर है, ये जो है इंपॉर्टेंट है महेंद्र वर्मन की लाइफ में, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। उसी के बाद जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट है, इन्होंने शिवा टेम्पल बनवाया था तिरुपति में और टाइटल्स लिए थे अलग अलग, जिसमें की है गुनाभर, सत्यसंध, चेतकारी। चेतकारी यानी कि जो टेम्पल्स बनवाता है, बिल्डर ऑफ टेम्पल्स, यानी कि काफी सारे टेम्पल्स बनवाए महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। उसके अलावा है चित्रकपुली, विचित्रचित एंड मतविलसा। सो दीज वर सम टाइटल्स विच महेंद्र वर्मन फर्स्ट एज्यूम्ड। ओके, आपको अगर याद रखना है ज्यादा तो वो है चेतकारी, यानी कि बिल्डर ऑफ टेम्पल्स। इससे पता लगता है कि शिवा टेम्पल जो इन्हें तिरुपति में बनवाया, उसके अलावा और टेम्पल्स भी जो हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने बनवाए। अगर हम बात करें इनके अदर आर्किटेक्चर्स के बारे में, तो बोला जाता है कि जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे, ये ग्रेट बिल्डर थे केव टेम्पल्स के, यानी काफी सारे केव टेम्पल्स इन्होंने बनवाए। हम पल्लवास के जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे पल्लवास टाइम के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है वो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि केव टेम्पल से। इन्होंने बहुत सारे केव टेम्पल्स बनवाए और इसके बारे में हमें पता लगता है मंडगप्पू इंस्क्रिप्शन से। मंडगप्पू इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है इनकी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स के बारे में, जिसमें इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शिवा के टेम्पल्स बनवाए, जिसमें कोई ब्रिक का, कोई लकड़ी का, कोई मेटल का, किसी भी तरीके का कोई यूज नहीं हुआ है। वो सिर्फ केव्स की कार्विंग करके ही बनाए गए हैं टेम्पल्स। ओके, यानी कि वो सिर्फ रॉक कट टेम्पल्स थे। तो जो कुछ फेमस रॉक कट टेम्पल्स इन्होंने बनवाए, वो बनवाए वल्लम में, महेंद्रवाड़ी में, दलावनर में, पल्लवरम में और मंडगप्टू में और तिरुचिरापल्ली में। सो दीज वर सम प्लेसेस जहां पर इन्होंने अपने रॉक कट टेम्पल्स बनवाए। इसीलिए इनको चेतकारी भी बोला जाता है, बिकॉज इन्होंने काफी सारे टेम्पल्स बनवाए थे।
ठीक है, तो ये सब तो हो गया कुछ महेंद्र वर्मन की पॉलिटिकल हिस्ट्री, मिलिट्री कैंपेन्स और उनके आर्किटेक्चर के कंट्रीब्यूशन के बारे में। अगर हम बात करें इनके लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो इन्होंने ही जो है संस्कृत वर्क जो कि है मत विलासा परहसनम, मत विलासा परहसनम, इन्होंने ही जो है ऑथर किया था संस्कृत वर्क, इन्होंने महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। और टाइटल लिया था चित्र का पुल्लिका। इससे पता लगता है कि वो पेंटिंग्स में भी जो है माहिर थे, इसी वजह से इन्होंने टाइटल लिया चित्र का पुल्लिका। और इनको म्यूजिक के अंदर भी एक्सपर्ट माना गया है, और इनका जो म्यूजिक इंस्क्रिप्शन जो बहुत ज्यादा फेमस है वो है कुडू मियान मलई का। कुडू मियान मलई का जो इनका इंस्क्रिप्शन है वो काफी ज्यादा फेमस है, म्यूजिक के बारे में हमें उससे पता लगता है। तो आप देखिए जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट हैं, इन्होंने टेक्स्ट भी जो है एक ऑथर करा जो कि था मत विलास परहसनम, जो संस्कृत में था। उसके बाद पता लगता है कि इनके टाइटल्स चित्र का पुल्ली से कि ये काफी ज्यादा पेंटिंग्स भी करते थे, म्यूजिक के अंदर भी ये एक्सपर्टीज थी इनको, जो पता लगता है हमें इनके कुडू मियान मलाई के इंस्क्रिप्शन से, उससे हमें पता लगता है अबाउट हिज एक्सपर्टीज इन द म्यूजिक फील्ड। सो ये सब तो था महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में, जो कि पल्लवा रूलर के रूलर थे, जिन्होंने 600 से लेके 630 एडी तक रूल किया। इनके टाइम की जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल अगर हम देखें सिग्निफिकेंट है कंट्रीब्यूशन है, वो है रॉक कट टेम्पल्स का, यानी कि केव टेम्पल्स का। आप ये याद रखिएगा कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट वाज द पर्सन। नाउ कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट रूलर जो कि थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो थे, इन्होंने 630 से लेकर 668 एडी तक रूल करा। इनको बोला जाता है मम्मल, यानी कि अ ग्रेट रेसलर। ठीक है, जो इनके फादर जो इनके फादर महेंद्र वर्मन फर्स्ट हार गए थे चालुक्य से, सेकंड पुलकेशिन सेकंड से जो हार गए थे, इन्होंने जो है उसका बदला लिया और पुलकेशिन सेकंड को जो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हरा दिया इन द बैटल ऑफ मणिमंगलम। मणिमंगलम की बैटल में नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया, और इसका हमें पता लगता है उनकी कुर्रम कॉपर प्लेट से, इसके बारे में हमें पता लगता है। उनको हराने के बाद इन्होंने टाइटल लिया पुलकेशिन सेकंड, चालुक्यन रूलर को हराने के बाद इन्होंने टाइटल लिया वटपी कोंडा का। ठीक है, ये इन्होंने टाइटल एज्यूम किया जब इन्होंने अपनी लॉस्ट टेरिटरी नॉर्दर्न पार्ट वाली, जो पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हरा करके गेन कर ली थी, उसको रीगेन करने के बाद इन्होंने टाइटल लिया वटपी कोंडा का। सो ये एक नोटेबल अचीवमेंट माना जाता है इनका। उसके अलावा नरसिंह वर्मन फर्स्ट का जो अनदर नोटेबल अचीवमेंट है वो है श्रीलंका के अगेंस्ट नेवल एक्सपेडिशन करना। अब आप देखो कितने ज्यादा स्ट्रेंथ थी नरसिंह वर्मन के टाइम पे पल्लवास की, कि उन्होंने नेवल एक्सपेडिशन करा श्रीलंका के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने अपने श्रीलंकन प्रिंस जो कि उनका फ्रेंड था उसको सिंहासन पर दोबारा बिठाया। कौन था उनका फ्रेंड? मन्न वर्मा, जो श्रीलंकन प्रिंस थे, उनके फ्रेंड थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट के। तो इनको थ्रोन के ऊपर रीस्टोर करा। ठीक है, तो ये सब तो थे कुछ मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में नरसिंह वर्मन फर्स्ट के टाइम पे। अगर हम बात करें इनके कंट्रीब्यूशन की आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, तो उसका हमें पता लगता है ह्यून सांग के अकाउंट से। व्हेन ह्यून सांग विजिटेड द पल्लवास कैपिटल कांचीपुरम, तो अपने डिस्क्रिप्शन में कांची के बारे में ह्यून सांग ने लिखा है कि वो बहुत ही बड़ी और ब्यूटीफुल सिटी थी, जहां पर लगभग 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, जिसके अंदर तकरीबन 10,000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। तो ये सब ह्यून सांग ने अपने वर्क के अंदर लिखा है, अपने अकाउंट्स के अंदर लिखा है। तो बात करें कांची के बारे में, तो माना जाता है कि जैसे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में नालंदा उस टाइम पे फेमस इंस्टीट्यूट था लर्निंग का, इसी तरीके से डेक्कन में, साउथ में कांची जो है एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग का सेंटर था। कांची के अंदर गतिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था लर्निंग के मामले में। ठीक है,
वहीं बात करें नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बारे में, सो ही वॉज ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ मम्मलापुरम, यानी इन्होंने मम्मलापुरम जो सिटी है, जो उस टाइम पे टाउन था, उसको एस्टैब्लिश किया। और साथ साथ इन्होंने जो है टेम्पल आर्किटेक्चर में, जो कि पहले रॉक कट टेम्पल्स होते थे, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करा और मोनोलिथिक रथास जो है वो टेम्पल्स बनवाने शुरू कर दिए। ठीक है, मोनोलिथिक रथ टेम्पल्स इन्होंने बनवाने शुरू कर दिए। सो मोनोलिथिक रथ टेम्पल्स आर द सेकंड फेज ऑफ द पल्लवास टेम्पल आर्किटेक्चर। पहला हमने पढ़ा रॉक कट टेम्पल्स के बारे में, जो कि केव टेम्पल्स होते थे। उसके बाद सेकंड फेज आया मोनोलिथिक रथ टेम्पल्स का। अगर मैं आपको थोड़ा सा मोनोलिथिक रथ टेम्पल्स के बारे में दिखाऊं तो ये है, आप देख सकते हैं किस टाइप से ये टेम्पल जो है बनाया गया है। ठीक है, ये इसके अंदर गर्भगृह है एंड ऑल दैट। ये जो है पूरा का पूरा टेम्पल इन्होंने कैसे बनाया है, देखो आप क्या रथ की शेप में किस तरीके से बनाया गया है। अगर हम बात करें कि हमें कैसे पता लगता है इन्होंने जो पुलकेशिन सेकंड को हराया था, तो उसका हमें एक ये मिलती है वुड वॉल कार्विंग। इससे हमें पता लगता है, ये शो कर रहा है नरसिंह वर्मन फर्स्ट का ने जब पुलकेशिन सेकंड को हराया उसके बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नाउ कमिंग टू राज सिंह और नरसिंह वर्मन सेकंड, जो कि 695 से 722 एडी तक जिन्होंने रूल किया। ये जो है थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर हैं पल्लवास के थर्ड लाइन के में। जब नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बाद आए रूलर्स जो थे महेंद्र वर्मन सेकंड और परमेश वर्मन फर्स्ट, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके टाइम पर भी जो है पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट जो है चलता रहा। ठीक है, इन दोनों के टाइम पर भी। उसके बाद जब आए नरसिंह वर्मन सेकंड आए, जो कि थे राज सिंह, ये बने पल्लवा रूलर बने, जिन्होंने रूल करा 695 से लेके 722 एडी तक, लगभग 27 ईयर्स जो है इन्होंने रूल करा। ठीक है, अगर हम इनके बारे में पढ़ें तो जो इनका रजीम है वो माना जाता है काफी पीसफुल रहा, यानी कि इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए इनके टाइम पे। और इनके टाइम में ही आर्ट एंड आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। इन्होंने जो है शोर टेम्पल बनवाया मम्मलापुरम में, और उसके अलावा इन्होंने बनवाया कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में। ठीक है, सो दीज टू वर द इंपॉर्टेंट टेम्पल्स विच वर कंस्ट्रक्टेड बाय नरसिंह वर्मन सेकंड और राज सिंह। जो डंडिन है फेमस संस्कृत स्कॉलर, वो इनके कोर्ट में थे। ठीक है, ही अडॉन्ड डंडिन इन हिज कोर्ट ऑल्सो। तो पता लगता है इन्होंने लिटरेचर में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। लिटरेरी पीपल्स को भी इन्होंने पैट्रनेज किया। अगर बात करें इनके रिलीजियस कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो इन्होंने एम्बेसीज भेजी चाइना में, और मैरीटाइम ट्रेड सबसे ज्यादा इन्हीं के टाइम पर ही फ्लोरिश हुआ। सबसे ज्यादा मैरीटाइम ट्रेड इन्हीं के टाइम पर हुआ। और इन्होंने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइटल्स लिए, जो कि थे शंकर भक्त, और उसके बाद था वैद्य विद्याधारा और अगम प्रिय। ये तीन टाइटल इन्होंने भी लिए कि इन्होंने नरसिंह वर्मन सेकंड ने। अगर बात करें नरसिंह वर्मन सेकंड के बाद, तो जो इंपॉर्टेंट रूलर्स आए उनमें थे परमेश वर्मन सेकंड और नंदी वर्मन सेकंड, जो कि उसके बाद क्या हुआ, पल्लव रूल ने जो है 9th सेंचुरी तक पल्लव रूल रहा। उसके बाद इंपीरियल चोलाज आए, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट किंग थे वो थे आदित्य फर्स्ट, जिन्होंने पल्लवास को हराया। और जो लास्ट पल्लव रूलर थे वो थे अपराजिता। अपराजिता पल्लव रूलर को हरा करके इंपीरियल चोला किंग आदित्य वन ने जो है कांची वाला एरिया, यानी पल्लव डायनेस्टी के एरिया को, किंगडम को एनेक्स कर लिया, ओवरटुक कर दिया पल्लवास को इंपीरियल चोलाज ने, और पल्लव डायनेस्टी का यहाँ पर एंड हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द पल्लवास। इसमें हमने पढ़ा 3 लाइन्स ऑफ पल्लवास के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में, जो थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट। उन्होंने पुलकेशिन सेकंड से लड़ाई करी, हालांकि हार गए। और उसके बाद आए नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जिन्होंने पुलकेशिन सेकंड से लड़ाई करी और अपने पिता की हार का बदला लिया और पुलकेशिन सेकंड चालुक्य रूलर को हराया। उसके बाद आए नरसिंह वर्मन सेकंड। फिर जो पल्लवास के लास्ट रूलर थे वो थे अपराजिता, जिनको इंपीरियल चोला किंग आदित्य वन ने हरा दिया।
तो ये तो हो गया पल्लवास की पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब बात करें अगर हम नरसिंह वर्मन सेकंड ने जो दो टेम्पल्स बनवाए, तो आप ये देखिए, ये जो है ये तो है शोर टेम्पल जो कि बना है मम्मलापुरम में, ये शोर टेम्पल है। और दूसरा ये है कैलाशनाथ टेम्पल जो कि बना था कांचीपुरम में। ठीक है, सो दीज वर द टू मेन टेम्पल्स। और ये थर्ड फेज है टेम्पल आर्किटेक्चर का नरसिंह वर्मन सेकंड के टाइम पे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चल करके पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पल्लवास, कि पल्लवास का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था और कैसा था। माना जाता है कि जो पल्लवास का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था। और जो पल्लव स्टेट था वो डिफरेंट कोटम्स में डिवाइड था, यानी प्रोविंसेस जो होती हैं वो कोतम्स में डिवाइडेड था ये। और जो कोतम होते थे उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे उनको अपॉइंट कौन करता था, किंग अपॉइंट करता था उनको। जैसे कि हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में भी पढ़ा था और अभी हर्षवर्धना के टाइम में भी पढ़ा था, भुक्तीस बोला जाता था प्रोविंसेस को। तो पल्लवास एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोविंसेस को कोत्तम बोला जाता था। और जो ऑफिसर्स होते थे एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले, वो किंग भी अपॉइंट करता था उनको। अगर बात करें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो किंग है वो एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर था, यानी कि ही वॉज अ मेन पिलर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और उनकी हेल्प करते थे कुछ एबल मिनिस्टर्स। देयर वर मिनिस्टर्स टू असिस्ट किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और किंग ही जो है वो फाउंटेन ऑफ जस्टिस बोला गया है उसको, यानी कि वही जो है हायर कमांड था जस्टिस का, यानी कि किंग से सुपीरियर कोई नहीं था जस्टिस के मैटर में। और किंग उस टाइम पर एक वेल ट्रेन्ड आर्मी को मेंटेन करता था और साथ में लैंड ग्रांट्स देता था टेम्पल्स को भी और ब्राह्मण्स को भी। जो टेम्पल्स को लैंड ग्रांट दिया जाता था उसको बोला जाता था देवधन, और वहीं जो ब्राह्मण्स को दिया जाता था लैंड ग्रांट उसको बोला जाता था ब्रह्मदया। तो ये दो तरह के लैंड ग्रांट्स उस टाइम पर होते थे, देवधन और ब्रह्मदया। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हम इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर की, उस टाइम पर तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, यानी जो किंग होता था वही होता था रिस्पॉन्सिबल इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए लैंड में जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। तो देखा गया है कि जो पल्लव किंग्स थे इन्होंने काफी सारे इरिगेशन टैंक्स जो हैं खुदवाए, काफी सारे इरिगेशन टैंक्स इन्होंने बनवाए जैसे कि इरिगेशन में हेल्प आउट हो। अगर बात करें महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम के बारे में, तो महेंद्र वाड़ी और ममंदूर ये दो इंपॉर्टेंट इरिगेशन टैंक्स हैं जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने बनवाए थे। कौन कौन से, महेंद्रवाड़ी और ममंदूर। ठीक है, सो ये तो हो गया कुछ एग्रीकल्चर के बारे में। अगर बात करें टैक्स सिस्टम के बारे में पल्लवास के टाइम पे, तो पल्लवास का जो टैक्स सिस्टम है उसके बारे में हमें डिटेल मिलती है पल्लवास इंस्क्रिप्शन से। जो लैंड टैक्स रेवेन्यू था वही प्राइमरी सोर्स था गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो लैंड टैक्स आता था, जो इरिगेशन से लैंड आता था और टैक्स आता था, वही जो है मेन सोर्स था गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। वहीं अगर बात करें, जो हमने दो तरह के लैंड पढ़े थे जो ग्रांट्स में दिए जाते थे ब्राह्मण्स और टेम्पल्स को, ब्रह्मदया और देवदेना, ये दोनों लैंड्स जो हैं ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड थे, यानी इन लैंड्स पर जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो ये सब तो हो गया टैक्स सिस्टम के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में उस टाइम पर। अगर बात करें हम ट्रेड की, सो ट्रेड और आर्टिसंस, ट्रेडर्स और आर्टिसंस हमें मिले हैं उस टाइम पर, उनके बारे में पता चलता है, जो कि थे कारपेंटर्स, जो शिप बिल्डिंग में और अलग अलग ट्रांसपोर्ट के में जो है बनाने के टाइम में बिजी थे। गोल्ड स्मिथ के बारे में पता चलता है, वॉशरमैन के बारे में, ऑयल प्रेसर्स के बारे में और वीवर्स के बारे में हमें पता लगता है। और ये सब लोग जो हैं गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें पल्लवास इंस्क्रिप्शन के बारे में, तो जो लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि विलेज लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका हमें पता लगता है पल्लवास के इंस्क्रिप्शन से, कि लोकल लेवल पर, विलेज लेवल पर असेंबलीज हुआ करती थी जिनको सभा बोला जाता था। ठीक है,
और ये असेंबली जो है ये डिफरेंट कमेटीज में डिवाइडेड थी और इनका काम होता था लैंड रिकॉर्ड्स का मेंटेन करना कि क्या क्या लैंड रिकॉर्ड है, क्या विलेज के अंदर हो रहा है, यानी लोकल लेवल के लोकल अफेयर्स जो हैं उनको मैनेज करने का काम जो होता था वो विलेज असेंबलीज यानी सभास का होता था। तो ये हो गया पल्लवा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, जिसमें प्रोविंसेस जो है उनको कोत्तम बोला गया है। किंग जो होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर होता था। इरिगेशन जो थी वो बहुत ज्यादा जरूरी थी उस टाइम पर, और किंग जो है प्रोवाइड करता था फैसिलिटीज सारी, और इरिगेशन टैंक्स बनवाते थे वो। टैक्स सिस्टम के बारे में हमें पता लगता है पल्लवास के, जिसमें लैंड टैक्स मेन था रेवेन्यू का सोर्स, और ब्रह्मदेव और देवदेना जो लैंड थी वो एग्जेम्प्टेड थी टैक्स से। आर्टिसंस और ट्रेडर्स के बारे में पता लगता है। वहीं विलेज लेवल पर सभास थी जो मेंटेन करती थी रिकॉर्ड्स विलेज के लैंड के बारे में और लोकल अफेयर्स को मेंटेन करके चलती थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पल्लवास एडमिनिस्ट्रेशन। अगर बात करें पल्लवास के अंडर सोसाइटी की, उस टाइम पर सोसाइटी कैसी थी पल्लवास के टाइम पर, तो जो पल्लवा सोसाइटी है उसमें काफी ज्यादा चेंज आया। चेंज कैसा आया कि जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो गया, ठीक है। जैसे जैसे नॉर्थ इंडिया में भी रिजिड हो रहा था कास्ट सिस्टम, साथ साथ साउथ इंडिया में भी वो रिजिड होता चला गया पल्लवास के टाइम पे। ब्राह्मण्स जो थे वो हाई प्लेस पे थे सोसाइटी में, यानी कि दे ऑक्यूपाइड अ हाई प्लेस इन द सोसाइटी। लैंड ग्रांट्स दिया जाता था उनको किंग्स और नोबल्स के द्वारा, और उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ब्राह्मण्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टेम्पल्स का लुक आफ्टर करना। जो भी टेम्पल्स है उनका लुक आफ्टर कौन करते थे? ब्राह्मण्स ही करते थे, और यही लोग जो है हाई प्लेस पे थे सोसाइटी के अंडर। अगर बात करें पल्लवा टाइम के बारे में, तो इस टाइम पर देखा गया शैविज्म और वैश्वनिज्म का बहुत ज्यादा राइज हुआ। वहीं दूसरे हाथ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म का डिक्लाइन भी हुआ। हमने पढ़ा था महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में, वो खुद एक जैन थे, पहले जैन फॉलोअर थे, और उसके बाद उन्होंने सैविज्म को अपना लिया था। तो इससे पता लगता है हमें कि सैविज्म और वैश्वनिज्म का कैसे डेवलपमेंट हुआ पल्लवास के टाइम पे, और कैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म का डिक्लाइन हुआ। अगर हम बात करें इनके सैविज्म और वैश्वनिज्म के बारे में, तो सैव के जो फॉलोअर्स थे उनको बोला जाता था न्यानमार्स, ठीक है, और जो वैष्णव फॉलोअर्स थे उनको बोला जाता था अलवर्स बेसिकली। तो सैव न्यानमार्स एंड वैष्णव अलवराज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ शैविज्म एंड वैश्वनिज्म, और इसी टाइम को बोला गया है भक्ति मूवमेंट, ठीक है, इसी टाइम को बोला गया है भक्ति मूवमेंट। इन लोगों ने, सैव न्यानमार्स और वैष्णव अलवर्स ने हेम्स डेवलप करे तमिल लैंग्वेज में, जो कि भक्ति की इंपॉर्टेंस बताते थे। सो दिस वाज अबाउट द सोसाइटी एंड रिलीजन एट द टाइम ऑफ पल्लवास। कास्ट सिस्टम था, और ब्राह्मणिज्म में शैविज्म और वैष्णविज्म का डेवलपमेंट हुआ, बुद्धिज्म और जैनिज्म का डिक्लाइन हुआ। सैव न्यानमार्स और वैष्णव अलवराज की वजह से जो है शैविज्म और वैष्णविज्म का ग्रोथ हुआ, राइज हुआ, और इस टाइम पीरियड को, इस ग्रोथ को बोला जाता है भक्ति मूवमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोसाइटी एंड रिलीजन अंडर द पल्लवास। अगर हम बात करें एजुकेशन और लिटरेचर के बारे में, तो जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर नॉर्थ वेस्ट में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट थी अपने लर्निंग स्कूल के टाइम पे। इसी तरीके से पल्लवास के अंदर कांची में जो उनकी कैपिटल थी उसको एंशियंट सेंटर माना गया है लर्निंग का, और उसके अंदर जो कांची के अंदर जगह थी एक गतिक, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। कांची के अंदर गतिकाज वर अ पॉपुलर लर्निंग सेंटर्स, जहां पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया और अब्रॉड से लोग पढ़ने आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि गुप्तास के टाइम पे लर्निंग की कितनी पल्लवास के टाइम पे लर्निंग की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, और जो उनकी कैपिटल सिटी थी कांची, वो कितना बड़ा सेंटर था लर्निंग का उस टाइम पर। अगर बात करें हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की जो कि गतिका जो कांची में था यहाँ पे पढ़े, तो उनमें थे कदम्ब डायनेस्टी के फाउंडर मयूर सरमन,
इन्होंने भी जो है वेदास की स्टडी करी थी कांची में रह करके। फिर उसके बाद दिंगनाग जो कि एक बुद्धिस्ट राइटर थे, ये भी कांची पढ़ने आए। और धर्मपाल जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के आगे जाकर के हेड बने थे, वो भी जो है कांची से ही बिलोंग करते थे। तो इससे हमें पता लगता है कि पल्लवास के अंडर कांची की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी लर्निंग की फील्ड में। ओके, अब बात करें अगर लिटरेचर के बारे में, तो जो न्यानमार्स और अल्वराज हैं, इन्होंने रिलीजियस हेम्स लिखे तमिल लैंग्वेज के अंडर। और न्यानमार्स ने, जो कि सैफ फॉलोअर्स थे न्यानमार्स, इन्होंने कंपोज किया देवराम। और जो अल्वराज थे, वैश्वनव फॉलोअर्स थे, इन्होंने कंपोज किया नलयरड़ी व्यप्रबंधम। ये इन्होंने कंपोज किए दो टेक्स्ट, जिसमें रिलीजियस हेम्स लिखे थे तमिल लैंग्वेज के अंदर। तो इससे पता लगता है कि रिलीजियस लिटरेचर भी जो है पल्लवास पीरियड के अंदर डेवलप हुआ। अगर बात करें हम अदर लिटरेरी सोर्सेस की, अदर रिलीजियस लिटरेचर के बारे में, तो महाभारत भी जो है उसको भरत वेम्बा के नाम से तमिल के अंदर जो है ट्रांसलेट किया गया। किसके द्वारा? पेरुन देवनार के द्वारा, जो कि नंदी वर्मन सेकंड के कोर्ट में था। यानी नंदी वर्मन सेकंड ने पैट्रनाइज किया था पेरुन देवनार को, जिसने महाभारत को ट्रांसलेट किया तमिल में और उसका टाइटल दिया भरत वेम्बा। सो इससे हमें पता लगता है कितनी ज्यादा प्रोग्रेस थी एजुकेशन में और लिटरेचर की फील्ड में पल्लवास के अंडर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोसाइटी एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द लिटरेचर एंड एजुकेशन अंडर द पल्लवास पीरियड। अगर हम बात करें आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, तो जो पल्लव पीरियड है वो आर्किटेक्चर के बारे में से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है कि पल्लवास के टाइम को ही टेम्पल आर्किटेक्चर की ग्रेट एज माना गया है। दैट द पल्लवा पीरियड वाज द ग्रेट एज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल बिल्डिंग। पल्लवास ने डिफरेंट टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करे, और इन्हीं के टाइम पर द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है शुरू हुआ था पल्लवास के अंडर ही। तो जो पल्लवास के टाइम पर टेम्पल आर्किटेक्चर है वो धीरे धीरे विद द टाइम ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ, जिसमें कि है सबसे पहले थे केव टेम्पल्स, फिर उसके बाद आए मोनोलिथिक टेम्पल्स, फिर आए कल्मिनेटेड इनटू द स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। अगर हम बात करें टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, तो पल्लवास के टाइम पे जो डेवलपमेंट हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर में, वो 4 स्टेजेस के अंदर डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, जो पहले जो था वो था रॉक कट। फर्स्ट जो स्टेज थी वो थी रॉक कट टेम्पल्स की, जिसको इंट्रोड्यूस किया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। सो दिस स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आर सीन एट मंदरगप्टू, महेंद्रवाड़ी, ममंदर एंड दीज प्लेसेस। यहाँ पर हमें एविडेंस मिलते हैं रॉक कट टेम्पल्स के, और जिसको इंट्रोड्यूस किया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। अगर मैं आपको दिखाऊं रॉक कट टेम्पल, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रॉक कट टेम्पल। ओके, आप देखिए कितनी बड़ी चट्टान है ये पीछे, कितना बड़ा रॉक है, और इसको काट करके अंदर ये टेम्पल बनाया गया है। सो ये हुआ फर्स्ट स्टेज आई, और इसको बनाया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, इसको इंट्रोड्यूस किया था स्टाइल को। अगर बात करें सेकंड स्टेज ऑफ आर्किटेक्चर की, तो वो थे मोनोलिथिक रथ टेम्पल्स विद मंडपास, और जिसको इंट्रोड्यूस किया था, जिनका क्रेडिट दिया जाता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट को। ठीक है, तो इन्हीं टेम्पल्स को जो है ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थे। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा उसके बारे में, तो ये देखिए, ये है एक मोनोलिथिक रथ टेम्पल, जिसमें जो ये वाला एरिया है ये है मंडपा का एरिया, इसको बोला गया है मंडप, और यहाँ होता था टेम्पल मेन। तो ये है मोनोलिथिक रथ टेम्पल, और ये है सेकंड फेज टेम्पल्स का, टेम्पल आर्किटेक्चर का, जिसको डेवलपमेंट किया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। ओके, सो ये है मोनोलिथिक रथ टेम्पल।
उसके बाद आती है थर्ड स्टेज, जो की थी स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की, जिसको की फाउंड किया था राज सिंघा ने, यानी कि नरसिंह वर्मन सेकंड ने। तो ये टेम्पल्स जो हैं ये बहुत ही साफ सुथरे तरीके से यूजिंग सॉफ्ट सैंड स्टोन्स इनको टेम्पल्स को जो है बनाया गया था, जिसकी एग्जांपल है कैलाशनाथ टेम्पल कांची में, शोर टेम्पल ममल्लापुरम में। दीज वर द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल्स अंडर द पल्लवास। अगर मैं आपको उस शोर टेम्पल दिखाऊं तो वो ये है, दिस इज एन शोर टेम्पल। ये शोर टेम्पल है जो कि ममल्लापुरम में बनवाया गया था राज सिंघा के द्वारा। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कितना ज्यादा इवॉल्व करा इन टेम्पल्स ने। पहले क्या रॉक कट थे, फिर उसके बाद हुए मोनोलिथिक रथ, फिर उसके बाद आए स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड थे। सो यू कैन सी द इवोल्यूशन ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर द पल्लवास। अगर हम बात करें लेटर स्टेज की, जो लास्ट स्टेज थी, तो जो उसके एग्जाम्पल हैं वो है मुक्तेश्वरा टेम्पल एंड माता गणेश्वरा टेम्पल, जो कि कांचीपुरम में है, और ये लेटर पल्लवास के टाइम पर बनाए गए थे। सो दीज वर सम ब्यूटीफुल टेम्पल आर्किटेक्चर which developed and gradually evolved under the पल्लवास। अगर बात करें अदर आर्किटेक्चर के बारे में, सो ओपन आर्ट गैलरी जो थी, यानी खुली दीवारों के ऊपर उनके ऊपर आर्ट करना, वो भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और इससे ही जो है स्कल्पचर्स का डेवलपमेंट हुआ। अगर आपको ध्यान होगा भी, मैंने आपको पीछे एक स्कल्पचर दिखाया था, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, एक सेकंड, काफी पीछे चला गया वो। ये जो है ओपन आर्ट गैलरी है, देखिए ये दीवार के ऊपर ही जो है एक स्कल्पचर बनाया गया है, ये पूरा का पूरा, ये देखिए, जिसमें दिखाया गया है कैसे नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन सेकंड को हराया था। तो ये उस बैटल के बारे में दिखाया गया है इस ओपन आर्ट गैलरी में। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ ओपन आर्ट गैलरी अंडर द पल्लवा आर्ट। सो ये सब हो गया पल्लवा आर्किटेक्चर के बारे में, कैसे स्कल्पचर्स बनते थे, कैसे बनते थे टेम्पल्स उस टाइम पर। अगर हम बात करें पल्लवा टाइम में फाइन आर्ट्स के बारे में थोड़ी सी देखें, तो पल्लवास के टाइम पे म्यूजिक ने, डांस ने और पेंटिंग्स ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया। म्यूजिक का तो हमें पता लगता है मम्मंदुर इंस्क्रिप्शन से, जो कि हमें वोकल म्यूजिक के बारे में बताता है, और ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम का है कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो थे खुद बहुत ज्यादा म्यूजिक में इन्वॉल्व थे और वो पैटर्न करते थे म्यूजिक को। अगर बात करें हम डांस के बारे में, तो डांसेस और ड्रामास जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुए थे इस टाइम पर, और उनका हमें पता लगता है डिफरेंट स्कल्पचर्स से, जिसमें हमें डांसिंग पोस्चर्स के बारे में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में इनके टाइम में, और तो जो अल्वराज और न्यानमार्स थे, जिन्होंने रिलीजियस हिम्स लिखे थे शैविज्म और वैशनिज्म में, तो वो भी बहुत ही म्यूजिकल वे में लिखे थे, तो वो भी एक म्यूजिकल नोट्स ही थे एक तरीके से। ठीक है, तो म्यूजिक और डांस का तो हमें पता लग गया। अगर हम बात करें पेंटिंग की, तो पेंटिंग ने भी जो है उस टाइम पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, और सीतना वसल पेंटिंग जो है उस टाइम की वो बहुत ज्यादा फेमस है, और पल्लव टाइम पर, पल्लव पीरियड को बिलोंग करती हैं सीतना वसल पेंटिंग्स। सो दीज आर सम स्पेसिमेंस ऑफ द दिस एंड दिस आर द स्पेसिमेन ऑफ द सीतना वसल पेंटिंग्स। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप की पेंटिंग्स हुआ करती थी उस टाइम में। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पल्लवास, द साउथ इंडियन किंगडम। इसमें हमने पढ़ा पल्लवास के ओरिजिन के बारे में, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, उनके इंपॉर्टेंट रूलर्स महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जिन्होंने चालुक्य रूलर पुलकेशिन फर्स्ट सेकंड को हराया, फिर उसके बाद नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में, उसके बाद इंपीरियल चोलाज ने कैसे ओवरटुक कर लिया पल्लवास को, जो कि आदित्य फर्स्ट थे चोला किंग। उसके बाद हमने देखा इनके टाइम में एजुकेशन और लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट हुआ।
फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखा लास्ट में, और टेम्पल आर्किटेक्चर को 4 स्टेजेस में पढ़ा, फ्रॉम रॉक कट टू मोनोलिथिक टू structural temples. So this was all about the Pallavas and today's session. So thank you for watching this session. सेशन खत्म करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, सो यू कैन यूज आवर रेफरल कोड दैट इज रैंक 10। और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों? बिकॉज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड कोर्सेज हैं यहाँ पर जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ओके, सो गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस एंड यूज आवर रेफरल कोड रैंक 10 टू गेट अ गुड डिस्काउंट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, बाय, टेक केयर।